नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। साल 2022 की शुरुआत हो गई है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि उसके लिए साल शानदार होगा। वो तमाम मुश्किलें खत्म होंगी जिससे वह लंबे समय से जूझता आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब होगा कैसे। ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ पांव पसार रहा है, कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी मिल चुकी है, उसके बीच सरकार कैसे और किस किस का भला करेगी। नई चुनौतियां तो छोड़िए, जो पुरानी चुनौतियां हैं जिसमें महंगाई और बेरोजगारी सबसे प्रमुख है, उससे सरकार विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कैसे निपटेगी। साल 2022 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के पास क्या कोई ऐसा प्लान है जो बेरोजगारी की दर को जल्द ही सबसे निम्न स्तर पर ले आए। सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य और पंचायत में काम करने वाले संविदा कर्मियों के साथ ही अतिथि विद्वानों और शिक्षकों को घर बैठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार कागजों से इतर रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी क्यों नहीं कर पा रही। क्या नाम मात्र की सरकार नौकरी निकालने से मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों का भला हो जाएगा। इतना ही नहीं, जनता आज ये भी जानना चाहती है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना जो शिवराज सरकार दिखा रही है, क्या वो तेजी से बढ़ती बेरोजगारी के बीच साकार हो सकता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करने वाली शिवराज सरकार आखिर इसके लिए क्या कर रही है और राज्य में कब तक रोजगार पर बेरोजगारी भारी रहेगी। मुद्दा न सिर्फ बड़ा है बल्कि गंभीर भी है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर। तो 21वीं सदी में साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर उतनी नहीं बदली जैसे कि सरकार की ओर से दावे वादे किए गए थे। आज की तारीख में रोजगार का तो बहुत ही बुरा हाल है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई चपरासी और माली की भर्ती में आए आवेदनों से पता चल रहा। महज 708 पोस्ट के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए, जिसमें बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम और बीएड, एमएड की युवा तक साक्षात्कार दे रहे। सोचे, जिन पदों की योग्यता 8वीं और 10वीं पास है, वहां इतने शिक्षित लोगों का नौकरी के लिए उमड़ना ये बता रहा है कि राज्य में रोजगार की स्थिति कितनी खराब है। खैर, नाम मात्र का रोजगार देकर सरकार बेरोजगारी की दर को कैसे कम करेगी, और अगर सरकार नौकरी दे नहीं सकती है तो जिन हाथों में फिलहाल काम है उन्हें क्यों बेरोजगार किया जा रहा है। इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समस्याएं वही पुरानी हैं। इनका समाधान कैसे और कब होगा कोई नहीं जानता। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करते नहीं थकती है कि उसने न सिर्फ जनता का कल्याण किया है, बल्कि प्रदेश को भी विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया है। भाजपाइयों के मुताबिक आज हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन वाकई ऐसा है तो फिर बेरोजगारों की संख्या कम क्यों नहीं हुई है। अगर रोजगार के साधन बढ़े हैं तो फिर लोग काम के लिए भटक क्यों रहे हैं। क्यों चपरासी माली के लिए उच्च शिक्षित युवा आवेदन करने के साथ ही साक्षात्कार देने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चपरासी माली के लिए निकले 708 पदों को लेकर 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। हैरानी वाली बात यह है, माली, चपरासी, ड्राइवर, वॉचमैन और स्वीपर जैसे पदों के लिए योग्यता 8वीं या 10वीं थी, लेकिन इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और यहां तक कि बीएड, एमएड कर चुके युवा भी आवेदन करने के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर प्रदेश में वाकई रोजगार है तो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवा चपरासी माली की नौकरी करने के लिए क्यों ललायत हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या फिर इसकी असल वजह यह है कि उनके लिए फिलहाल कहीं कोई नौकरी नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं कि कोरोना काल इसका बड़ा कारण है, लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि जिसके पास रोजगार है, फिर उन्हें इस मुश्किल के वक्त में क्यों बेरोजगार किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पंचायत के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1,60,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई थी,
जिनमें से वर्तमान में महज 23,000 अतिथि शिक्षक ही कार्यरत हैं। बाकी सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने दतिया से स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 150 से 200 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सहकारिता विभाग में संविदा कनिष्ठ विक्रेता के पद के लिए 3,629 पदों में से 1,803 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और 1,826 को नियुक्ति ही नहीं मिली, जिसको लेकर आज भी अभ्यर्थी परेशान हैं। इधर जनजाति विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन 1,000 युवा अपनी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भटक रहे हैं। इसके अलावा पटवारी परीक्षा के तकरीबन 1,100 अभ्यर्थी परेशान हैं, जबकि 1,699 खाली पदों पर चयनित होने के बाद भी उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। वहीं लेखापाल के लिए 2,300 पद निकाले गए थे, इनमें अब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती अभियान के अंतर्गत आज तक लगभग 3,000 आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो सकी है। सरकार तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां कर अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है, इसका तो पता नहीं, लेकिन जो काम पर लगे हैं उनसे काम क्यों छीना जा रहा है? क्या ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति है या फिर कारण कोई और है? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो रोजगार पर भारी बेरोजगारी, जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता व्यवसायिक प्रकोष्ठ के शहर विकास मोंद्रे जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह जी हैं। जितेंद्र जी, आपको स्वागत है। अतिथि शिक्षक संघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष अनिता हरचंदानी जी हैं। हरचंदानी जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। और कई लोग हमारे साथ अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले अनीता जी, आपकी ही बात है। विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, आ रही है जी। जल्दी ही आपका इंतजार है, लेकिन चूंकि उत्तर आपसे ही लेना है तो सबके सवाल ले लेते हैं। सवाल जो खड़े करेंगे वो ले लेते हैं, फिर उत्तर आपसे ले लेंगे। अनीता जी, अवश्य। 1,60,000 अतिथि शिक्षक भर्ती हुए थे, उसमें से 23,000 कार्यरत है। बाकी लोगों को 1,37,000 लोगों को क्या कह के निकाल दिया? कि ऑनलाइन सबसे पहले तो 2014 में जो थी हमारी स्थिति ये थी कि 1,60,000 के करीब थे। उसके बाद धीरे आते आते 2019 में उन्होंने ऑनलाइन पद्धति कर दी जी। उसमें ऑनलाइन पद्धति में उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों को आगे हो गए। जाहिर सी बात है कि पहले परसेंटेज बेस पे आता था, फिर सेमेस्टर बेस पे आया, तो सेमेस्टर बेस पे वाले बच्चे और जो पहले के लोग थे उनमें कंपटीशन कर दिया गया। अब कंपटीशन कर दिया गया यूं कि कंपटीशन में आगे वो बच्चे आएंगे कि पहले प्रतिशत वाले आएंगे। पहले यानी ये समझ लो कि 60% आना बहुत बड़ी बात होती थी, 65% तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। पर आज के बच्चे जो सेमेस्टर सिस्टम में 90%, 95% ला रहे, तो आधे से ज्यादा तो अतिथि जो पुराने थे 10 से 12 साल काम कर चुके, उसमें बेरोजगार हो गए। फिर उसके बाद कमलनाथ सरकार आई, कमलनाथ सरकार ने ट्रांसफर नीति लेके आई, उसमें आधे से ज्यादा बेरोजगार हो गए। फिर उसके बाद कैसे बेरोजगार? ट्रांसफर नीति में यूं हुए कि जो अध्यापकों का पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफर रुका हुआ था, पर उन्होंने आके पूरा खुला जिसको जहां चाहिए उसको ट्रांसफर किया। तो उससे जितने भी अतिथि लगे हुए थे, मतलब आप भोपाल में ही मान लीजिए, भोपाल की बात कर रही हूँ मैं, भोपाल में 5 से 6 हजार अतिथि शिक्षक थे। अब 5 से 6 हजार अतिथि शिक्षक में पूरे जितने गांव में देहातों में जो जितने भी शिक्षक थे, उन्होंने ज्यादातर जो इनका पैतृक निवास था यहाँ भोपाल, वहां करवा लिया। तो अब जहां जहां अतिथि लगे हुए थे वो सब बाहर। नहीं, अतिथि शिक्षक ही यहाँ आ गए कि दूसरे शिक्षक? नहीं, दूसरे शिक्षक आ गए। अच्छा। जो परमानेंट शिक्षक थे वो आ गए। तो वहां तो खाली हो गया होगा? वहां खाली हो गया, गांव देहातों में खाली हो गया। फिर गांव देहातों में खाली होके, पर वहां पे भी उन्होंने इस चक्कर में बाहर कर दिया जो अभी नियुक्तियां हुई जी। अभी जो नियुक्तियां हुई उसमें उन्होंने ये रख दिया कि जितनी अभी माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक आए, उसके एवज में जो गांव में बेचारे जो इतने 10-10, 12-15 सालों से लगे हुए थे, तो उनकी भर्ती करके इनको बाहर का रास्ता निकाल दिया। जो अतिथि शिक्षक लगे हुए थे, भर्ती जो अभी भर्ती हुई उसके कारण। तो यानी इनकी जो चरमराई हुई व्यवस्था, जो अतिथि शिक्षकों ने कम से कम 2009 से ये व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। 2009 में ये बीजेपी सरकार की ही देन है अतिथि शिक्षक। उसमें उस टाइम अतिथि शिक्षकों को मानदेय कम 3,000, 5,000 मिला करता था। 3,000 और 5,000 में उस समय की बात है जब इन्होंने
अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की सरबराही व्यवस्था को उन्होंने सुधार के रखा और आज की स्थिति है कि 1,60,000 में सिर्फ 20 या 22,000 भी 23,000 मुश्किल से बचे होंगे और उनको भी रास्ता निकालने का है, क्योंकि अभी ये प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती हो रही है उसमें भी वो सबके सब बाहर हो जाएंगे। बेरोजगारी और आज की स्थिति में कम से कम काल के गाल में समा चुके 70 से 75 अतिथि शिक्षक अभी कोरोना काल में 75 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर चुके हैं जी। सिर्फ बेरोजगारी, क्योंकि उनका रोजगार नहीं चल रहा था और परिवार की स्थिति खिलाने पिलाने को मजबूर, तो मरता क्या नहीं करता, उन्होंने काल के गाल में समा गए। मैडम ये जानना चाहेंगे कि ये नियमित भर्ती होती जा रही है जिसके कारण आप लोग बाहर होते जा रहे हैं? नियमित भर्ती भी क्या, वो तो बस मान लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा। नियमित भर्ती भी बोलते हैं कि हालांकि 1,80,000 कुछ पद रिक्त है, पर अभी भी नियमित भर्ती भी उन्होंने कितनी कर रहे हैं, 7 से 8,000 के बीच में प्राथमिक विभाग में भर्ती कर रहे हैं। बाकी पद खाली हैं कि संभाल रहे हैं, पर वो ये बोलते हैं वैकल्पिक व्यवस्था है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक को यूं यूज किया जाता है कि भाई कोई भी, जैसे अगर शिक्षक अगर लीव पे जाता है तो उसके एवज में रखेंगे, पर ये चीज नहीं है, बिल्कुल गलत बोलते हैं। अतिथि शिक्षक अपनी पूरी 1 साल की पूरी, यानी कहीं गांव में तो ये है कि कोई भी शिक्षक नहीं है और पूरी अतिथि शिक्षक ही स्कूल से ताला खोलने से लेकर बंद करने तक उनकी पूरी व्यवस्था अतिथि शिक्षक ही संभालते हैं। अभी बालाघाट जिले की बात बता रही हूँ मैं आपको। बालाघाट जिले के दूर दराज गांव में पर्वतों पहाड़ों पे जाकर एक अतिथि शिक्षिका बच्चों को लेके आज 10 से 12 दिन पहले कलेक्टर ने भी उनको, वहां के कलेक्टर ने भी उनको सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि शिक्षिका वो अतिथि शिक्षिका है और वो संभाल रही है, पर शिक्षा विभाग में ये नहीं दिखता कि अतिथि शिक्षक इतना संभाल रहे हैं और इतनी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, पर उनका काम है कि बस निकाल के बाहर करना। और आज की स्थिति में उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर ये प्राथमिक विभाग की भर्ती होगी तो हम शिक्षा मंत्री से कितनी बार हमारा संगठन मिल चुका है, पर उनका ये साफ कहना है कि आपके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। नहीं, तो ये बताइए जो भर्ती होती है उसमें आप लोगों को कोई प्राथमिकता दी जाती है, कोई मार्क्स अलग से दिए जाते हैं? जी 25% उन्होंने इस बार 25% दी थी। अब 25%, आप ये बताइए 5,000 पदों में से अगर 25% देते हैं तो मात्र 25% निर्धारित किया था कि आप लोगों को लेंगे। जी, तो उसमें से 6 या 7 तो जाएंगे अतिथि शिक्षक, और तो पूरे बेरोजगार हो ही रहे। तो 600-700 में क्या होता है? इतने 1,60,000 में से 600-700 अगर अंदर जाते हैं तो क्या है? कुछ नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि आप लोगों को नियमित करने की बिल्कुल वचन पत्र में था। उनके कमलनाथ जी ने पूरा वचन पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनते ही आपको 3 महीने के अंदर नियमित किया जाएगा। पर कांग्रेस ने भी फलावा किया, सरकार चली गई। माधवराव सिंधिया ने बोला आपकी तलवार भी हम बनेंगे, ढाल भी हम बनेंगे। वो तो जाके वहां बैठ गए बन के सांसद, और अतिथि शिक्षक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चलिए जितेंद्र जी से भी पूछ लेते हैं। जितेंद्र जी, स्वास्थ्य विभाग में इसके पहले इतना तो हमें मालूम है कि कोरोना के दौरान जिन लोगों ने काम किया था, जिनको टेम्परेरी भर्ती किया गया था, खूब फूल बरसाए गए थे, बाद में उनको निकाल दिया गया। सबको निकालने के बाद लाठी भी खाए। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ विकास जी? चलिए लाठी डंडे भी खाए। स्वास्थ्य महकमे का क्या हाल है? कितने पद रिक्त हैं और क्या स्थिति है? एक मिनट अनीता जी, आप लोगों को अतिथि शिक्षकों को वेतन कितना मिलता था, मेहनताना कितना मिलता था? स्टार्टिंग में तो सर हमें प्राइमरी में 90 रुपए और मिडिल में 150 रुपए और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में 180 रुपए, जो बढ़ा के। जी महीने भर में कितने पीरियड हो जाते थे? पूरे पीरियड, यानी सुबह से जो जाना है वही 10:30 से 5 बजे तक पढ़ाना है और शाम तक ही बैठना है। कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बस दिया जाता था वही वेतन। और फिर प्रतिदिन की प्रति पीरियड? प्रतिदिन के हिसाब से। कितना, फिर से एक बार बताएंगे? 90 रुपए प्राइमरी में, हाँ, 150 रुपए मिडिल में और 180 रुपीज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में। जो बढ़ा के 2019 में उन्होंने बढ़ाया है, वो भी हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी। तो अब की स्थिति ये है कि 5,000 प्राइमरी में और 7,000 मिडिल में और 9,000 हाई स्कूल में। आज भी यही मिला जाता है, पूरे लेबर के बराबर भी नहीं है। जी जितेंद्र सिंह, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया। स्वास्थ्य कर्मचारी नेता वो दर्शाया जा रहा है टीवी में, चूंकि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो है उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ।
हाँ, मैं चाहूंगा बता दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति है जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आपने अभी कहा कि इसी प्रदेश में फूल बरसाए गए और इसी प्रदेश में डंडे भी बरसाए जा रहे हैं जी। तो इसका जवाब तो मैं, हमारे साथी मुंद्रिया जी बैठे हैं, ये दें कि भाई एक तरफ लाठी और एक तरफ फूल क्यों। अभी जो पिछले 3 साल से जिस प्रकार से कोरोना ने अपना रूप दिखाया है तो सरकारों को लगा है कि स्वास्थ्य भी एक विषय है जी। नहीं तो स्वास्थ्य के प्रति सरकारें लापरवाह होती थी। और मैं एक उदाहरण दूंगा त्रिपाठी जी कि इसी प्रदेश में ये वर्ष 1998-99 से पैरा मेडिकल स्टाफ की कॉन्टेक्ट बेस्ड नियुक्ति करने का जो अभियान चला दिग्विजय सिंह सरकार ने चालू किया जी। स्वास्थ्य विभाग के 2 पार्ट है, एक चिकित्सा शिक्षा विभाग है और एक लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग है जी। अब इनका खेल देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि जब 2006-07 में भोपाल में 2 हॉस्पिटल हैं, जयप्रकाश नारायण चिकित्सालय और एक हमीदिया चिकित्सालय। तो जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब विजिट किया मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का और उसने विजिट करने के बाद ये कहा कि नहीं, मेडिकल कॉलेजों में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती नहीं चलेगी, यहाँ पे नियमित भर्ती कीजिए आप। तो इसी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2007-08 में कैबिनेट में एक डिसीजन किया कि जो हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और जो हमारे लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वर्ष 1998 से आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। तो इस प्रदेश में मैं बार बार पहले भी मैंने ये बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जो पार्टी कश्मीर के मामले में 1 विधान 2 संविधान की बात करती थी उसी की पार्टी की सरकार में इस तरह का भेदभाव क्यों? कथनी और करनी में अंतर है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही है। आज हमारे 20-20, 25-25 साल से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं आज उनका पूरा जीवन खत्म हो गया, पूरा उन्होंने एक आस में जीवन खत्म कर दिया कि आगे चल के हम रेगुलर होंगे, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। और आज तो ये स्थिति है कि हम कर्मचारी नेता हैं, आज हम हमारे कर्मचारियों की बात किसके पास ले जाएं कहने के लिए इस सरकार में कोई फोरम नहीं है जी, कोई मंत्री नहीं है कि जिससे जाके हम बात कहें जी। इसी सरकार ने 2013 में ये कहा था कि हम कर्मचारी आयोग, इनके संकल्प पत्र में है, 2013 के घोषणा पत्र में है इनके कि हम कर्मचारियों की सुनवाई के लिए एक कर्मचारी आयोग का गठन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्ववर्ती सरकार को कि अजय नाथ जी जैसे कुशल अधिकारी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ था और हमारे कर्मचारी संगठनों को बुला के इनकी बातों को सुना जा रहा था। सरकार बदलने के बाद अजय नाथ जी का जब इस्तीफा हुआ, आज 2 साल हो गए, उस कर्मचारी आयोग के बारे में सरकार कोई विचार, कांग्रेस सरकार में अजय नाथ जी आए थे। हाँ, मैं आज इस मंच से मांग करता हूं कि आप बनाइए, आयोग दीजिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए। हम बहुत पहले से मांग करते आ रहे थे। जो हमारा प्रशासनिक सेट जो दिग्विजय सिंह जी ने समाप्त किया था, कर्मचारियों को कम पैसे में न्याय मिलता था, तो कम से कम आप सेट का पुनर्गठन नहीं कर सकते तो कम से कम आयोग का गठन कीजिए, आयोग को संवैधानिक दर्जा दीजिए। जैसी मेरी बहन ने कहा, अतिथि शिक्षकों का मामला है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों का मामला, हमारे स्थायी कर्मचारियों का मामला है, हमारे जो विभिन्न विभागों को जो 90% कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया 5 जून 2018 के हिसाब से, तो कम से कम कर्मचारी जाके आयोग के समझ अपना अभ्यावेदन दे, आयोग उसको संज्ञान ले, संबंधित विभाग को बुलाए और बुला के उसको कहे कि आप इसका पालन कीजिए। आज कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। पद कितने खाली हैं आपके यहाँ? देखिए, पद के तो मैं अभी आपको डेटा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जिस हिसाब से हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ी है, पद कोई खाली नहीं है। पद तो इन्होंने क्या है कि एक जो बैकडोर एंट्री है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप भर्ती कर ले रहा हो, हाँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करने के बाद जो उनको पारिश्रमिक होना चाहिए, उनकी जो नौकरी की सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसा आपने बताया कि दतिया में 135 लोगों को निकाल दिया गया, आज हमारे कर्मचारी के सामने सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी होना चाहिए, जब सिक्योरिटी होगा तो कर्मचारी काम करेगा। और मैं इस मंच से कहता हूं कि पिछले 3 सालों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है आज भी बरसते पानी में, कमर पानी में बह जाता है, 4-4 किलोमीटर पैदल जा रहा है, और हमारा अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला अपने कर्तव्य में कोई कोताही नहीं कर रहा है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का टारगेट हम बढ़े हैं और रोज जो बातें आती हैं, तो हम अपने कर्मचारी को तो कम से कम कभी दोष नहीं देंगे कि हमने पूरा 100% हमारे स्वास्थ्य अमला ने, अब कमी सरकार की तरफ से है। और मुझे दुख इस बात का है त्रिपाठी जी कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों की धज्जियां इस प्रदेश की नौकरशाही उड़ा रही है।
और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जिसको जैसा समझ में आता है उस आदेश को ऐसे परिभाषित कर देता है, हम परेशान होते हैं। पहले एक व्यवस्था थी कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अधिकारी कर्मचारी मामलों के लिए नियुक्त होता था, तो कम से कम हम जाकर उस अधिकारी को सब बता देते थे, तो वो संज्ञान लेते थे। कोई मंत्री नियुक्त होता था। आज पिछले 2-3 सालों से न आयोग के गठन की बात हो रही, न कोई प्रभारी मंत्री बनाया गया, न प्रभारी सचिव बनाया गया, और इस तरह से हमारे कर्मचारियों के साथ आए दिन इस तरह से आदेश हो रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मुंद्रिया जी से इसका जवाब लेना चाहूँगा। बोलिए, क्या करने वाली विपक्ष की भी बात कर ले। सरकार आपकी चली गई जिनके कारण, जितेंद्र मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। सरकार चली गई आपकी अतिथि शिक्षकों को लेकर के, लेकिन उनकी समस्या जैसे जैसे है वैसे ही है। त्रिपाठी जी, आपने अभी जितेंद्र सिंह जी को सुना, अनीता जी को सुना जी। आपकी रिपोर्ट में देखिए, मध्य प्रदेश में सच में बेरोजगारी के आंकड़े तबाही मचाने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश रोजगार की दृष्टि में बर्बाद हो चुका है। ये बिल्कुल इन लोगों की पीड़ा जायज है, सही है, और आपको बधाई देता हूं कि इस सामाजिक सरोकार के मुद्दों पे बहस कराने का काम आपने किया है, वरना यहां तो आपने देखा कंगना से लेकर के दूसरे मुद्दे प्रभावी रहते हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर बहुत कम चैनल ध्यान देते हैं। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं जी, ये छुपे हुए नहीं है। किसी को भी इस सरकार में रोजगार की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा, अनीता जी ने बात बताई, 1,37,000 अतिथि शिक्षक बाहर कर दिए गए, 80,000 तो हमारे समय के बाद के निकाल दिए गए। खाली इसकी बात नहीं, जितेंद्र सिंह जी ने स्वास्थ्य की समस्याएं बताई। 34 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। जिम्मेदार कौन है? अगर आपने आयोग बना दिया होता, हमने जो आयोग बना दिया था उसको आपने चला दिया होता, तो कम से कम आपके पास आंकड़े होते, और जो परेशानी, जो समस्या जितेंद्र सिंह जी और अनीता जी ने उठाई है, उसको लेकर के आज जवाब देने की स्थिति में खड़े होते। आपके पास कोई धनी दौरी नहीं, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, आपके पास कोई डाटा नहीं, आप कैसे इन लोगों की समस्याओं पर काम करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है, बेरोजगार लगातार ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के किसी मंत्री के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि एक बार इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। अभी आपने दिखाया कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो एमएड और बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट तक लाइन में लग जाता है। ये 2 लाख से ज्यादा आवेदन 708 के लिए। आप ये बताइए, इसके बारे में क्या कहा जाए? इस सरकार कहां पर खड़ी है, कितने गहरे पानी में, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गैर जिम्मेदार बयान हरदम आते रहे, झूठे प्रलोभन, जुमले देते रहे। वो एक आए 2 करोड़ की बात की उन्होंने, आपने भी सुना। आज उनसे सवाल उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, आप राष्ट्रद्रोही हो, क्योंकि आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते। ऐसे सरकारें नहीं चला करती त्रिपाठी जी। ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक टाइम खाना खा के आज बेरोजगार लाइन में लगा है, एक चाय पर पूरा दिन निकाल देता है आज बेरोजगार। उसकी सुनवाई करने वाला कौन है? हमने पंचायत कर्मी लाए थे, आपने देखा स्वास्थ्य कर्मी लाए थे, बहुत सारे कर्मी सिस्टम के तहत गांव का रोजगार गांव में देने का प्रयास उन बेरोजगारों को किया था जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज उनको बाहर कर दिया गया। क्या सोच है, क्या रोडमैप बना के सरकार चल रही है? कोई जवाब नहीं आता है। निश्चित तौर पर आपने बहुत बढ़िया सवाल खड़े किए हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में 70 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी जाएगी, फिर चुनाव आने को तैयार है, लेकिन 70 लाख नौकरियों को यूपी में पता नहीं। मध्य प्रदेश में क्या वादे किए थे इन्होंने? मध्य प्रदेश में एक भी वादे पर खरी उतरी नहीं सरकार। आपने देखा, अगर कोई अभी पिछले बार के आंदोलन में आपने देखा बेरोजगार ज्ञापन देने जा रहे थे, बेरोजगार कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे थे। उन्होंने परमिशन ली और सुबह 10 बजे उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, 11 बजे लाठीचार्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर आवाज को दबाने का प्रयास होगा। जूनियर डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ आपने देखा, नर्सों के आंदोलन के साथ क्या हुआ, आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का। आप अगर डंडे के दम पे इनको चलाना चाहेंगे, इनके आंदोलन को दबाना चाहेंगे, तो फिर हम सरकार में आए थे, आशा उषा कार्यकर्ता की बात हमने सुनी, उनके मानदेय बढ़ाने की बात की, तो सारी चीजों को सरकार को ध्यान देना चाहिए त्रिपाठी जी, और नहीं तो हालत मध्य प्रदेश में बहुत विकराल होने जा रही है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री को गर्व होता है कहने में
कि 7.5 करोड़ की आबादी है और 4 करोड़ 80 लाख बेरोजगारी गरीबी रेखा के नीचे बढ़ गए। मतलब मुख्यमंत्री को प्रसन्नता होती है कि 7.5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ हमने गरीबी रेखा के नीचे ला दिए। इससे बड़ा बयान, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी त्रिपाठी जी? बिल्कुल सही कहा। देवदत्त जी, हम आपके पास आ रहे हैं। विकास जी का उत्तर है। विकास जी, रोजगार नहीं, अभी तो देख लिया होगा आपने भी कि 2 लाख से आवेदन, एमएससी, पीएचडी सब लोग आवेदन कर रहे हैं भृत्य के लिए, स्वीपर के लिए, माली के लिए। जो लोग हैं ऑलरेडी, जैसे अनिता जी ने बताया कि 1,37,000 हट चुके हैं। मुझे नहीं लगता है 1,37,000 आपने हटा दिए तो गांव के स्कूलों में कौन पढ़ा रहा होगा, क्योंकि भर्ती तो आपने की नहीं। अगर भर्ती नहीं की तो या तो आपने इनको जो भर्ती 2009 से किया है वो गलत किया था, इनकी इतनी जरूरत ही नहीं थी 1,60,000 की, या फिर जरूरत थी तो फिर इनको हटाया क्यों, कौन कर रहा, कितनी भर्ती की है आपने। और जिनने, अब हो सकता है बहुत सारे अतिथि शिक्षक ओवरेज भी हो रहे होंगे, अब उनको कौन देखेगा। और जो ऑलरेडी, मैं आपको कहीं बताएं, ऐसे भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जो आपके द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हो। ऐसे कम से कम मेरे पास कहीं तो मैं सूची बता दूं। तो ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे होगा? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश तो व्यवस्थित रूप से विकास की ओर बढ़ ही रहा है। मध्य प्रदेश का नहीं, सभी का विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब जो हमारे पास में डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर हो, सब में, और सब में होने वाला उत्पादन जो हम ग्रॉस जीडीपी कहते हैं स्टेट की, वो भी बढ़ रही है। तो इससे पता लगता है। देखिए, जो मोटी बात आ रही है, सरकार, शिवराज जी बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि जो ये सरकार है मध्य प्रदेश में, सरकार और कर्मचारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी कह लें, वो एक रथ के 2 घोड़े हैं, 2 पहिए हैं, दोनों मिलके इस रथ को चला रहे हैं और सबका सहयोग चाहिए। लेकिन एक घोड़ा 2 रथ, मैंने एक घोड़ा 2 रथ, एक घोड़ा कमजोर होता जा रहा, मरियम हो गया। नहीं, कहीं नहीं। मैं उसका एक मिनट सुनिए ना, सरकार की मंशा मैंने सरकार के मुखिया माननीय शिवराज जी के उद्धृत किए हुए शब्दों के साथ में जता दिया आपको भाई। आप लेकिन इसमें देखिए, इसमें रथ सरकार जिनकी चल रही उस पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं, तो उनकी बात में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक घोड़ा ही बैठे हैं बहुत सारे लोग, ये तो गिरने की उस कगार पे हैं। ये घोड़े बैठे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। सुनिए ना जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूं वो रथ किसका खींचना है? हमें प्रदेश का, जनता स्वरूप का। जनता के लिए सरकार भी काम कर रही है और कर्मचारी भी उसी के लिए कार्य करते हुए अपेक्षित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, सब में बेहतर काम हो रहा है। शिक्षा जगत में भी हमने स्कूल बढ़ाए हैं, एजुकेशन बाहर कर दिए, पर शिक्षक तो बाहर है सर। ना अनीता जी, एक मिनट, शिक्षक बाहर नहीं है, शिक्षक अंदर ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं बैठी हुई। आपके स्कूल 2019 से मैं बाहर हूँ। मुझे जब मैंने 2009 से लेकर सेवाएं, आपकी व्यक्तिगत व्यथा हो सकती है। 1,37,000 1,37,000 की व्यथा है। मैं आपकी बात, जितेंद्र जी ने एक बात कही, सरकारी नौकरी में चपरासी के लिए आवेदन निकलता है तो आवेदक कितने होते हैं साहब? 2 लाख। जितेंद्र जी, आप भी कोई कारोबार चलाते होंगे, निकालिएगा विज्ञापन, आ जाए 2 लाख आवेदन, मान लूंगा मैं। अरे 2 विज्ञापन नहीं आते। सुनिए ना एक मिनट मेरी बात, ये आंकड़े झूठे हैं क्या? अरे सुनिए ना जितेंद्र जी, आंकड़े झूठे हैं। आपके 2 लाख आपके पोर्टल पे आवेदन पड़े, ये झूठ की बात नहीं है। आंकड़े कह नहीं रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार कितनी सक्षम एम्प्लॉयर है ये इस आवेदनों की संख्या से पता लगता है। सरकार कितनी अच्छी एम्प्लॉयर है ये इन आवेदनों की संख्या से पता लगता है। सरकार के प्रति और सरकार में कार्य करने के लिए कितने लोग आतुर हैं ये इससे पता लगता है। मैं कह रहा हूँ ना, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस कमेटी में चपरासी के लिए आवेदन मंगाए, आते हैं क्या 2 लाख आवेदन? अरे तो किसी भी राज्य में, बंगाल में भी आते हैं। 2 लाख आवेदन आना उसका फेल्योर है, आपकी विफलता है। विकास जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बोलने दीजिए ना, आप बोल चुके, आप आपकी सफलता विफलता बता चुके, मुझे मेरा मौका मिला, मुझे बोलने दीजिए, मत करिए। लेकिन आप, मैं जब कंपनी को सफलता तो मत कहिए। अरे आप
तब कहिएगा जब आपका मौका आए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस कमेटी के चपरासी पद के लिए विज्ञापन निकालिए। आप आते हैं क्या आपके पास में? मैं ये कह रहा हूं बीजेपी सरकार कार्यालय एज अ बेस्ट एम्प्लॉय, नहीं सरकार, मैं बीजेपी के लिए भी नहीं कह रहा, मैं बीजेपी भी सरकार एज अ बेस्ट एम्प्लॉय आज भी प्रदेश में अव्वल है। नहीं सर, ये आपकी मेरी अनिता जी एक मिनट, आप 2019 की पीड़िता हैं, आपने व्यथा बताई, आप प्लीज प्रिजुडिस भी मत होइए, सब्जुडिस भी मत होइए, है ना। देखिए मैंने क्या कहा, सरकार की प्रथम जिम्मेदारी क्या है? जनता है, जनता के साथ जनता की पीड़ा आपको हमको सबको मिलकर हल करनी है, वो सरकार काम कर रही, उस और मुखातिब है। सरकार कितनी अच्छी एम्प्लॉयर है और कितना एम्प्लॉइज को सहयोग दे रही है, ये सरकार में ज्वाइन करने वाले शिक्षकों की संख्या से पता लगता है। ये परिभाषा गले नहीं उतर रही है कि 2 लाख आवेदन आ गए तो मैंने सरकार बहुत अच्छी एम्प्लॉयर है। एक बात बताइए, जितेंद्र भाई बताएंगे, अनीता जी ने स्वयं बताया कि 90 रुपए मिलते थे, आज वो रकम 9,000 रुपए तक पहुंच, 90 रुपए प्रतिदिन, और आज क्या हो गया है? तो निकाल दिए ना, 23,000 हो गया है। आज की स्थिति है कि सर 23,000 बच्चे, देखिए बेरोजगारी। मेरी बात अनिता जी एक मिनट, आप जब अतिथि शिक्षक के मामले में गई थी, मुझे एक बात बताइए, आपको केवल एक अतिथि शिक्षक के लिए जब आपने आवेदन भरा था तो क्या आपको ये आवेदन इसके लिए मंगा दिया था कि जिंदगी इस सेवाओं में आपको रखा जाना है, आप रहेंगी? देखिए आप कुछ बताइए, नहीं आर्गुमेंट नहीं, इधर उधर नहीं, सरकार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के साथ में कर्मचारियों के लिए भी करेगी, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, पद खाली पड़े हैं, इन्हें बाहर कर रहे हो, और आप कह रहे हो इधर उधर की बात, इधर की बात विकास भी आप कर रहे हो। सर हम लोग शिक्षित वर्ग है, अगर शिक्षित नहीं थे और हमें रखना नहीं था। अच्छा एक मिनट, जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, वो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? जी बिल्कुल है, आप क्या बात कर रही हैं? हम लोग को बेरोजगार कर दिया। आप ये बताइए 10 से 12 वर्ष देते हुए नहीं बिल्कुल बेरोजगार हो गए सर। आज हमारी स्थिति 10 की तरफ बनी हुई है। बड़ा छोटा सा मैं सवाल एक ही बात पूछ रहा हूँ अनीता जी से, जिस दिन उन्होंने प्रथम आवेदन भरा था उस आवेदन में उल्लेखित शर्तें ये नहीं था, पर उसके बाद आपने वैकेंसी भी मानव धर्म भी तो है सरकार। आप 2009 से 2019 तक अगर उन्होंने सेवाएं दी हैं तो आप सीधे से कहते हैं कि अब बाहर 10 साल आपको सेवाएं दी हैं तो कोई कहीं न कहीं एक अनुकंपा होती है। बहुत अच्छा एक तरह से अनीता जी को बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, उन्होंने स्वयं बताया कि किस तरह से उन्हें नियमित होने के अवसर भी सरकार ने प्रदान किए। नियमित होने के नहीं उसमें रिजर्व सीट्स भी रिजर्व की गई। कितनी दी आप ये खुद सोचिए ना, 100% की जाए, नहीं 25% दिया, कोई 100% नहीं दिया, 100% की जाए। आपकी मंशा ये है, मतलब बाकी जो लोग सेवाओं में आना चाहते हैं उनके लिए क्या रास्ते अवरुद्ध किए जाएं? परीक्षा देने को तैयार है, विभागीय परीक्षा लेना हमारी, पहले आप नहीं ली ना, आज तक नहीं सर, आज तक कोई विभाग, हमारी मांग यही है कि हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए और जिसमें क्वालिफाई हम हो जाएंगे तो आप हमें अंदर करिए। विकास जी, देवदत्त जी आप बताएं, देवदत्त जी आपने बहस सुन ली है, विकास जी के तर्क सुन लिए हैं, हमारे जो कर्मचारी नेता हैं उनका भी दर्द सुन लिया है और अनीता जी का सुन ही लिया है, विपक्ष को भी सुना है, आपका क्या मत है यहाँ पे? देखिए बेरोजगारी की समस्या जी देश में बहुत भयावह हुए और जो अतिथि का ये जो चलन चला, कर्मी का चलन चला, शिक्षक बड़ा वो था शब्द, संविदा कर्मी, फिर स्वास्थ्य कर्मी, और उसके बाद इनको जो नियमित नहीं किया जाता है तो बड़ी विचित्र और गंभीर स्थिति बन जाती है उन बेरोजगारों के साथ, क्योंकि कई बार किसी लड़के की शादी इस शर्त पर हो जाती है कि लड़का वर्ग 1 का अतिथि शिक्षक है, शादी कर दो, देर सवेर वो परमानेंट हो ही जाएगा, और पता चली कि बहू आ गई घर में, एक आध बच्चा भी हो गया और फिर बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और तब तक एक एज हो जाती है, फिर दूसरा वो और नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाता और कौन सा रोजगार वो कर रहा था उसको बंद करके वो अतिथि शिक्षक हुआ। और त्रिपाठी जी आंकड़े बताते हैं कि जहां जहां अतिथि शिक्षक हैं वहां के रिजल्ट अच्छे आए हैं। वो इस उम्मीद में बहुत मेहनत कर रहे थे पिछले सालों से कि हमें सरकारें नियमित करेंगी, वो पूरा स्कूल अतिथि शिक्षक संभालते थे और बहुत पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी जो
भर्ती हुई और उनको अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया। और तो और पोर्टल पे ये सूचना भी नहीं जाहिर करते हैं कि किस स्कूल में पद खाली है जहां अतिथि शिक्षक अप्लाई कर सके। ये भी समस्या बहुत आती है कि पोर्टल पे सूचना भी नहीं दी जाती कि इस स्कूल में वर्ग 2 का, वर्ग 1 का कौन सा पद खाली है। तो बेरोजगारों के लिए बहुत संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो जाए कहाँ। यदि आप में ये पद नहीं निकाले होते तो वो अपना या तो कोई रोजगार कर लेते या कहीं और सर्विस कर लेते या कुछ भी कर लेते। लेकिन अब चूंकि पहले ही संविदा कर्मी कई बार नियमित हुए तो इसी आशा प्रत्याशा में, और फिर इसके बाद दोनों सरकारें जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष कांग्रेस, दोनों उनके धरने पे जाके आश्वासन देते हैं कि हम दोनों अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में आश्वासन देते हैं कि हम आपको नियमित करेंगे। तो अब बेरोजगार की क्या गलती है? वो इतना तो भरोसा अपनी सरकारों पे कर ही सकता है या नेताओं पे। यदि ये धरना स्थल पर आकर कह रहे हैं, अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं, अपने वचन पत्र में कह रहे हैं, तो ये हमें नियमित करेंगे। लेकिन बारी बारी से चले गए, ठगे गए, और आज बड़ी विचित्र स्थिति में है ये अतिथि शिक्षक। इनके लिए बहुत संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखो, कोरोना काल में संविदा कर्मियों ने जिनको नियुक्त किया था उन्होंने कितनी मेहनत की। जहाँ लाखों के पाने वाले डॉक्टर कर्मचारी नहीं घुसे, उस बिना पीपी किट के नहीं घुस गए वो, क्योंकि हमारा मूल्यांकन हो रहा है, हम नियमित किए जाएंगे। तो जो लोग एक तरह से जंग लड़ रहे हैं, जैसे सेना लड़ती है बॉर्डर पे, ऐसे लड़ रहे हैं। कई दूरस्थ गांव में जाती महिलाएं पढ़ाने के लिए, जहां आवागमन साधन नहीं है, बच्चे मोटरसाइकिल, साइकिल से जा रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बावजूद यदि उनको कुंठित किया जाएगा, और ये कोई एक दल और उसका आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है त्रिपाठी, आपने सब्जेक्ट पे चर्चा करा के ही संदेश दिया है कि इस तरफ सब लोग ध्यान दें, पक्ष विपक्ष तो ध्यान देने की जरूरत है ही। कर्मचारी तो बेचारे आवाज उठाई रहे हैं, और हम लोग भी जो फील्ड पे काम करते कई बार देखते थे, इनकी व्यथा सुनते रहते हैं। जब ये महीनों धरना स्थल पर बैठते हैं तब उनकी व्यथा देख के लगता है कि वाकई में क्या कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की भी संवेदनशीलता नहीं बची। क्योंकि इसे मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो आप किसी को आश्वासन देना बहुत खराब स्थिति करने वाला, या तो आश्वासन पूरा करो या आश्वासन दो ना। और अतिथि जो संविदा कर्मचारियों के साथ ये हुआ कि लगातार आश्वासन मिले, जिससे वो अपने और कोई मार्ग पर नहीं चल पाए और वो इसी पर है, और अब बीच मझधार में अटक गए। तो अभी भी कुछ नहीं गया है लोगों को निराशा से रोकने, अवसाद में युवाओं को जाने से रोकने के लिए, और आत्महत्या ना करें, उनके परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो। इन संविदा कर्मियों की मांगों पर सत्ताधारी दल को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। जी, निराकरण करना चाहिए उनकी समस्या का। जी जी, चलो जितेंद्र मिश्र जी। त्रिपाठी जी, वही चीज जो अभी मैंने बताई कि आज 30 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश। जी, ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। 50,000 ये जनवरी 2021। जी बिल्कुल, और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये क्या करेंगे? कैसी सरकार की सोच है? 17 सालों से आप सरकार में बैठे हैं, आप क्या इसका समायोजन नहीं कर पाए? आप पद नहीं ले पाए, आप भर्ती अभियान नहीं चला पाए, और जो भर्ती थे, जो शिक्षक थे या अतिथि विद्वान थे या संविदा में थे, उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपने अंगों को कमजोर कर रही, अपने विभागों को कमजोर कर रही, जैसा अभी जितेंद्र सिंह जी ने बताया। मेरा ये कहना है कि खाली अतिथि शिक्षक, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी को हटाने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के क्या हाल है? पुलिस भर्ती को लेकर के सवाल उठाया जाना जायज नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर के, पीएससी की भर्ती को लेकर के, आप ये बताइए आखिर सरकार बजट कहां खर्च कर रही है? 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश पहुंच गया। विकास कहां है समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने बताया, बहुत बड़ी रिपोर्ट देखी, हर जिले में कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। और आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में 32.5 लाख का आंकड़ा रजिस्टर्ड होना बताता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की दिशा में काम नहीं हो रहा है। अगर रोजगार की दिशा में काम नहीं हो, त्रिपाठी जी 1 मिनट रोक है। एक विवेक सिंह है, संविदा कनिष्ठ विक्रेता सहकारिता विभाग के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विवेक जी, जी सर, मेरी आपके यहाँ
कितने पद खाली हैं और आपकी क्या समस्या है? देखिए सर, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है वो किसी से छुपा नहीं है जी। जब विधानसभा चुनाव का टाइम आया तो बीजेपी सरकार ने 2018 में 3629 पदों पर संविदा कनिष्ठ विक्रेता की भर्ती निकाली। हाँ। उन्होंने उसमें कुछ क्राइटेरिया भी निकाला था। इसके बाद मार्च 2020 में इसका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद भी दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए कोई भी आदेश नहीं आता है। जब अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, सहकारिता मंत्री के बंगले को जाकर घेरा, तब उन्होंने जनवरी 2021 में आदेश जारी किया कि इनका दस्तावेज वेरिफिकेशन करके नियुक्ति दी जाए। उसमें सर इन्होंने संक्षेप में विवेक जी जल्दी बोलिए, थोड़ा संक्षेप में। जी, 2 लिस्ट जारी की, एक मेरिट लिस्ट, एक चयन लिस्ट। हाँ। तो सर चयन लिस्ट इन्होंने ऐसी जारी की जिसमें अपात्र व्यक्ति थे, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो भी ऐड किए थे, उनको भी चयन कर लिया गया था। अब वेरिफिकेशन के टाइम पे वो जब बाहर हो गए, इन्होंने 3629 पदों में से सिर्फ 1803 पदों पर भर्ती की और 1826 पद खाली रह गए। उसमें अभ्यर्थी पास हो गए थे, क्लियर कर लिया था रिजल्ट? जी सर, मेरिट लिस्ट बनी थी जी, उसके लिए परीक्षा नहीं हुआ था, मेरिट लिस्ट बनी थी। उसमें से जो चयन लिस्ट बनी थी उसमें से सिर्फ 1803 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, 1829 पद खाली रह गए। जब हमने सहकारिता मंत्री से मिला तो उन्होंने बकायदा 26 अगस्त 2021 को एक आदेश निकाला कि जो बाकी पद है वो मेरिट में जो नीचे है उनसे भरा जाएगा और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू है। अब दिसंबर लास्ट में बचे हुए पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आदेश जारी होना था, लेकिन विभाग के द्वारा 15 दिसंबर को क्या आदेश निकाला जाता है कि इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। चलिए निरस्त हो गया वो सब। विवेक जी, हमारे पास और भी बहुत अतिथि हैं, आपने अपनी बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितिन मिश्र जी थोड़ा संक्षेप में। कह रहे त्रिपाठी जी, 32.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार आपके पास है, हर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मतलब रोजगार की दिशा में कदम नहीं उठा रही सरकार और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। परीक्षा लेकर पास हो गए, मेरिट बन गया, उनको भी नहीं भर्ती उनको भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। आप ये देखिए, वो भर्ती के इंतजार में है, ओवरेज होने के कगार पे, उनकी तरफ सुनवाई नहीं की जा रही। विकास जी का कहना है ये सरकार की सफलता का पैमाना है। 2 लाख लोग भर्ती के इंतजार में आप क्या आवेदन देते हैं? चपरासी के पद के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएड, बीएड लोग लाइन लगा खड़े। आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफलता का पैमाना है, एक चीज। दूसरी चीज मैंने फिर बोला, 7.5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा के नीचे आ रहे, आप कहते हैं सरकार की सफलता का पैमाना। गलत आंकड़ा बता रहे हैं, गलत आंकड़ा बता रहे हैं। 4 करोड़ 80 लाख मुख्यमंत्री के बयान में, अगर 5 करोड़ लोग प्रदेश के गरीबी रेखा में शामिल होते कभी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मुख्यमंत्री के लिए गर्व की बात हो, किसी ने नहीं बोला। पार्टी जी मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। जी बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, मैं एक आंकड़ा ठीक कर दूं। विकास जी, 4,80,000 को अगर अन्न योजना के तहत अन्न की व्यवस्था की जा रही है तो केवल बीपीएल कैटेगरी नहीं है, ऐसी 23 और कैटेगरीज है। 4 करोड़ 80 लाख को, हाँ 4 करोड़ 80 लाख, अगर आपको व्यवस्था कैटेगरीज है, केवल बीपीएल नहीं है, केवल उसे बीपीएल मत मानिए। सरकार की विफलता, जहाँ की प्रदेश को गलत बात बोल रहे हैं। जहाँ प्रदेश 4 करोड़ 80 लाख बीपीएल प्रदेश में नीचे है ही नहीं। अगर किसी के पास रोजगार होगा, गलत बोल रहे हैं। बीपीएल के धान और चावल और गलत बोल रहे हैं आप, लाइन में नहीं खड़ा होगा। अरे भाई, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है उसके लिए भी अन्न की व्यवस्था है, तो क्या बीपीएल हो गया? क्या वो गलत मत बोलिए। ऐसी 23 प्रदेश की आबादी 7.5 है, 4 करोड़ 80 लाख। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए व्यवस्था की जा रही है तो जरूरी नहीं कि हर एसटी वर्ग का व्यक्ति बीपीएल के नीचे सफलता नहीं है। मध्य प्रदेश में क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए। क्रय शक्ति कब बढ़ेगी? जब किसान मजबूत होगा, जब बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, तो आपको मुफ्त में और कम दाम में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विरोध कर रहे हैं, मतलब नहीं, विरोध नहीं कर रहे, कराए जाने लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं? रोजगार के विषय पे बोलिए। 4 करोड़ भटक के अपनी पार्टी को बीपीएल से देंगे तो इसका मतलब मध्य प्रदेश की 80% आबादी बीपीएल की तरफ जा रही है। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप। नहीं तो क्यों दे रहे हैं फिर उनको आप? विभिन्न कैटेगरियों में लोगों को सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सक्षम नहीं है। नहीं, सक्षम की बात नहीं है केवल। जब आप मतलब हाँ, किसी क्रय शक्ति नहीं है, उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ पाई आपकी सरकारों में। सुनिए ना आप,
मेरी बात, हम तो पूरे देश में योजना चालू कर रहे हैं, क्या आपकी सरकारें जाए वहां आपने रोक दी? 7 करोड़ में से 5 करोड़ को आप ये बांट रहे हैं, इसका मतलब आप उसे बीपीएल से मत तोलिए, बीपीएल से संख्या मत लाइए ना, गलत मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होता। मदद देने की वही बात मैं बोलूंगा आपसे। आपने कहा कि सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों की अगर आतुरता आसुकता, तो इसका मतलब थोड़ी बेरोजगारी हो गई है। ये आपका आंकड़ा 32 लाख गले नहीं उतर रहा। कौन सा? कि 2 लाख पद आ गए, यानी बहुत सबसे अच्छे एम्प्लॉयर हैं। बात बोल रहा हूँ कि अगर सरकार में आपने जैसा कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करके, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का विषय केवल नहीं है सर। एक मिनट, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दी जाती है, जो जॉब सिक्योरिटी है, जो फर्स्ट है, ये उसके कारण है। ये मध्य प्रदेश में है क्या? अकेले मध्य प्रदेश? बाकी प्रदेशों को भी तोड़ लीजिए आप, लगाइए ना। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कितने आवेदन आए, वहां भी आए होंगे कंपेरेटिवली। अगर ये व्यवस्था है आपकी तो सरकार नहीं है आपके सरकार। अरे मैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां के पदों के लिए छत्तीसगढ़ में भी बात कर लेंगे। कल छत्तीसगढ़ में बैठ जाइए, बैठिए ना, तो बैठिए पहले, फिर इकट्ठे बैठिए। देखिए, ऐसी समस्या के लिए पूरे देशव्यापी अध्ययन करिए और देशव्यापी चर्चा करिए। विकास जी, सिलेक्टिव मत बहुत संक्षेप में जितेंद्र सिंह जी, आप कितना संतुष्ट हैं विकास जी के उत्तर से? जितेंद्र सिंह जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैंने जो पहले प्रश्न किया था उसके बारे में तो विकास जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। जहां तक बेरोजगारी के विषय में आपने जो ये परिचर्चा कराई है, मैं छोटा सा आपको उदाहरण बताऊंगा कि इस सरकार में जो है ना, ये जो काम है, काम का जो क्या बोलते हैं उसका पैमाना, नहीं पैमाना नहीं, मैं वो शब्द नहीं आ पा रहा है मेरे को, उसका जो टेस्ट किया जाता है, उसका जो क्या करना चाहिए बोलते हैं, जैसे व्यापम है। मैं एक मेरे विभाग का आपको उदाहरण बताता हूं कि मेरे विभाग ने जुलाई 2013 में एक लाइब्रेरियन के पद को भरने के लिए रिक्वेशन व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेजा था और आज 3 जनवरी 2021 तक वो पद भरा नहीं गया है। तो कम से कम इस सरकार का जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। आपने चपरासी से उठा के क्लास 4 से उठा के सब आपने भर्ती व्यापम को दे दी। वहां की मॉनिटरिंग हो रही है क्या कि कौन विभाग कब भेजता है, उसके मापदंड क्या होते हैं? इनके व्यापम के ऐसे उल्टे काम है त्रिपाठी जी कि कभी आप डिबेट कराइए, मैं आपको सबूत देता हूं कि अगर विभाग ये कहता है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती करने के लिए MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, चाहे मैथमेटिक्स से MSc होना चाहिए, ये हमारे विभाग ने भेज दिया। आप BTech MTech सबको परीक्षा में शामिल कर रहे हो, फिर उनका रिजल्ट उठा के आप योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग को भेज रहे हो। सांख्यिकी विभाग ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए ये पद की हमें ये योग्यता चाहिए। फिर पता चले उसी आधार को वो कोर्ट में जाकर लड़ रहा है, बेचारे बेरोजगार कोर्ट में भी पैसा बर्बाद हो रहा है, विभाग भी परेशान हो रहा है। तो कम से कम ये जो एक रोजगार देने का एक जो ठेकेदारी व्यावसायिक शिक्षा मंडल को दी हुई है, बोंद्रिया जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके कामों की आप मॉनिटरिंग कीजिए और इस प्रदेश के युवाओं के साथ जिस प्रकार की ये छलावा हो रहा है, जिस प्रकार से लोग परेशान लेते हैं, हाँ मतलब फार्म के नाम पे आप क्या कमाई करने के लिए बैठे हो क्या? प्राथमिक भाई अगर मेरी बात अगर वो योग्य नहीं हो उस पद के लिए तो उसको प्रवेश पत्र क्यों जारी करते हो आप? उसकी परीक्षा क्यों लेते हो? जब पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इस तरह के रिजल्ट क्यों जारी होते हैं? CT एग्जाम अगर लड़का पास नहीं है तो उसको क्यों अलाउ करते हो? क्यों रिजल्ट जारी करते हो? भैया अनीता जी कुछ कहना चाह रही, विकास जी एक मिनट, अनीता जी कुछ कह रही। ऑफिसर कोई मैंने उदाहरण दिया बन सकता है, नहीं मैंने उदाहरण दिया, व्यापम नहीं है, मैंने उदाहरण दिया है कि अगर जो विभाग जो योग्यता मांगता है आप उसी योग्यता के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करके पास करके भेजो ना। आप उठाते हो और आपको आवेदन चाहिए और उठा के आप भेज देते हो। अनीता जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए विकास जी। आप ये कह रहे हो सर, आप बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी सरकार रोजगार के प्रति बहुत यानी देने को इच्छुक है और रोजगार बिल्कुल दे रही नहीं है। आपकी बात में बिल्कुल इसको नाकारा यूं करूंगी कि अभी प्राथमिक शिक्षक के लिए व्यापम के थ्रू ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी कल ही लास्ट डेट थी 28 लास्ट डेट थी 28 दिसंबर, तो 9.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। काय के लिए? सिर्फ 7,000 भर्ती के लिए। तो यानी बेरोजगारी का आलम ये देख लो आप, उसमें सिर्फ योग्यता मांगी है 12th और D.Ed पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, M.Ed, B.Ed सब ने डाले।
यूं कि आप बेरोजगार घर में बैठे हुए 708 पद के चपरासियों के लिए आ गए मैडम 2 लाख से ज्यादा। साढ़े नौ लाख यानी बेरोजगार तो युवा है ना। अनीता जी अब आपको 9.5 लाख का कृपया करके थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने 9,000 7,000 पद के लिए 9.5 लाख आवेदन, आप 9.5 लाख पदों जो आवेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी करिए। कितने लोग कहीं पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, क्या वो कहीं अन्य रोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए किसी पद के लिए इच्छुक होना उसका विषय ये उसका कतई मतलब नहीं कि बोला घर पे ही बैठा हुआ है बेरोजगार है, ये कतई नहीं है। क्या अनीता जी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अतिथि शिक्षक रहते हुए क्या आपने एमपीपीएससी का एग्जाम देने का प्रयास नहीं किया? क्या आपने अन्य सर्विसेज के लिए आवेदन नहीं किए? बताए हाँ या नहीं बोलिएगा, हाँ या नहीं बोलिएगा। आपसे मैं आगे बोलता हूँ, मोटिव नहीं। आप तो जब अरे तो BA के बाद में क्या सरकारी शिक्षक ही बना जा सकता है क्या? क्या और प्राइवेट स्कूल नहीं है जहाँ पे लोग वो पढ़ाएगा तो पढ़ेगा कब? प्राइवेट स्कूल में आप खुद समझते हैं कि कितनी पेमेंट देते हैं और क्या करते हैं सरकार हर व्यक्ति आता है। अब असल नस यहाँ पकड़ में आती है। नहीं आप सरकारी नौकरी, कितनी सरकारी नौकरी दी जा सकती है? भाई सरकारी नौकरी किसके पैसे से दी जाती है? जनता के पैसे से दी जाती है। 1,60,000 व्यवस्था की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल सरकारी नौकरी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के विकास की सवाल वही है। या तो आपने इनकी गलत भर्ती हुई, ये बीच या तो 1,60,000 गलत भर्ती हुई, या गलत हुई नहीं हुई तो फिर आपको निकाला क्यों? त्रिपाठी साहब सहानुभूतिपूर्वक संवेदनशीलता के साथ में सरकार किसी को बेरोजगार करना और ओवर एज में आप ये बताइए अभी 45 और शिक्षक का भी अभी आप जाके ठेला लगाए या सब्जी का ठेला लगाए, ये भी अच्छी बात थोड़ी है सर। अनीता जी एक बात बताइए, थोड़ा सा शांति से सुनिएगा। आपने कहा बहुत कम है विकास जी, जल्दी 2 मिनट। अब आपने व्यवस्था ही मतलब प्रश्न ही ऐसा खड़ा कर दिया, अनीता जी के एकदम दिल को छू रहा है वो। एक बात बताइए, आप अतिथि शिक्षक के रूप में स्थायी होना चाहती हैं? हम परीक्षा देके स्थायी होना चाहते हैं, हमें हमारे अंदर योग्यता है। परीक्षा कौन रोकता है? परीक्षा कौन रोकता है? अगर पोस्ट निकलती है उसमें उम्र की भी प्रायोरिटी व्यवस्था की जाती है। ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए उम्र की भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। कुछ नहीं दिया जाता। जुलाई 2000 ये आप गलत कर रहे हैं। जुलाई 2021 का ऑर्डर है, बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, आपने स्वयं कहा कि हाईकोर्ट के माध्यम से आप लोगों ने व्यवस्था प्राप्त कर ली 25% की। आप मना कर रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के माध्यम से 25% से ज्यादा कैसे किया जा सकता है? अगर हाईकोर्ट ने 25% बोला है, विजय शाह जी ने दिया था 25%। सर आप बाकी लोगों की भी व्यवस्था करना है सरकार को। आपकी सरकार 25% हमें विजय शाह जी ने दिया था, और जो आप मानदेय की बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट से हम लोग खुद ही हमने याचिका लगाई तो हमें हाईकोर्ट से मिला है। और सबसे बड़ा भाई बहन दोस्त अगर नहीं अगर आपके पास रोजगार था, उनके अवसर पर दिए जाए। अभी तो 1,60,000 हमारे अतिथि शिक्षक थे ना, आज की स्थिति में आपके पास पोस्ट है। कई ऐसे स्कूल है कि सब्जेक्ट के अनुसार खाली पड़े हुए हैं और आप उसको वैकेंट नहीं कर रहे हो, यानी आप नहीं, या आप बेरोजगारी की बात, आप यहाँ बेरोजगारी की बात हो रही है तो यानी हमारे इतने शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। तो आप ये बताइए, एक बात बताइए, क्या अच्छा मान लीजिए एक सरकार बना ली उनके दम पे, जितेंद्र मिश्रा जी तो सरकार बना दी और बेरोजगारों की सूची बता रहे हैं। पकड़ा दें कि आप हमें वोट दीजिए। हमारे धरना स्थल पे खुद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आके बोल के गए हैं कि हमारी सरकार बनते ही आपको नियमित किया जाएगा। जब कह रहा हूँ ना, सरकार संवेदनशीलता के साथ में सहानुभूति है। सिंधिया जी आप खुद ये मुद्दा तो बिल्कुल ऐसा मुद्दा है कि आपकी तलवार भी बनेंगे, ढाल भी बनेंगे। तो आप ये खुद बताइए, कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में लिख के, अगर कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में लिख के सरकार बना ली और फिर उस वादे के खिलाफ जा रहे थे, तो बिल्कुल बीजेपी का कर्तव्य बनता है कि आपकी आवाज को हम उठा रहे थे। कोई नहीं उठा रहे थे आप, ना हमें कांग्रेस ने दिया ना हमें बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने भी बहुत छलावा किया, यूं छलावा किया कि मात्र बस वोट बैंक मांगते हैं कि भैया आइए आप हमें वोट दीजिए और हमारी सरकार बनेगी। तो ये है, तो आज समय भी समाप्त हो रहा है। आज ये है, वोट लेते हैं तो आज आपका काम है, हम मांगेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मांगे, हम किससे मांगेंगे? केवल एक मुद्दे पे नहीं मांगते हम, तो
आप हमारे धरना अखंडता पे स्थल पे मांगते आए हैं, थे, जनता आप की हमारे सुरक्षा पे धरना मांगते स्थल हैं, पे आके आर्थिक खुद ने सुविधाओं बोला है। राष्ट्रवाद विकास पे मांगते हैं, सब पे मांगते हैं। सब पे मांगते हैं ना। विकास जी, जन योजनाओं के कारण मांगते हैं, आपके घर बिजली पानी की व्यवस्था, बेरोजगारी पाकिस्तान पे भी मांगते हैं। चलिए देवदत्त जी, बहुत संक्षेप में समय समाप्त हो गया है, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। संक्षिप्त टिप्पणी यही है कि दोनों दलों को ये दर्द पता है और दोनों दलों को ये दवा करनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार यदि परेशान युवा रहेगा तो प्रदेश भी परेशान रहेगा, क्योंकि उससे जुड़े वो परिवार भी परेशान रहते हैं, और युवा अवसाद में न जाए, नशे की तरफ न जाए या अपराधों की तरफ न जाए। यदि वो सही रास्ते पे चल के अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसको रोजगार देना चाहिए। खासकर संविदा को जरूर नियमित करना चाहिए, क्योंकि वो मझधार में हो जाते हैं, न इधर के न उधर के। अब वही रास्ता है कि उनको नियमित किया जाए, उनकी जगह किया जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। कम से कम पहली बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ में सरकार विचार करेगी, लेकिन अब संविदा को आप स्थायी मान लोगे तो ये बड़ा विचार का प्रश्न हो जाएगा कि कभी संविदा नियुक्ति भी नहीं जारी की जा सकती। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम को आउट कर देना पड़ेगा। जितेंद्र मिश्र जी आपका, जितेंद्र सिंह जी आपका, अनीता जी आपका और देवदत्त जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना आप। आज की तारीख में ये कोई कहता है तो 100% गलत है। स्नातक, स्नातकोत्तर, यहाँ तक कि पीएचडी भी है, तो नवाब बनने की बात तो छोड़ दीजिए, आपको एक अच्छी नौकरी मिलना तक मुश्किल है। आप ड्राइवर, वॉचमैन, माली या स्वीपर बन जाएं, वही बहुत है। दूसरे राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसे ही हालात है जिस पर अभी हमने गंभीर चर्चा की। लेकिन ये और बात है कि बीजेपी ने जहां सिर्फ आंकड़ों के पेश कर दूसरी बातें कहते हुए मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, तो कांग्रेस के पास शिवराज सरकार पर आरोप जड़ने के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर, जो 2021 तक नहीं हुआ वो अब 2022 में कैसे होगा ये देखना आम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।